गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर में अपन लोगों ने डिस्कशन कर लिया था सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में। और वहाँ पे मैंने देखा था कि सॉल्यूशन जो होता है हमारे पास एक ऐसा मिक्सचर होता है, आपके पास एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है। कैसा मिक्सचर होता है आप लोगों के पास? एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है ऑफ टू कंपोनेंट्स, जो कि नेचर के अंदर क्या रहते हैं, आपके पास नॉन रिएक्टिंग इन नेचर होते हैं। तो आइए आज सॉल्यूशन को थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है क्या है? सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में हमने बोला था कि सॉल्यूशन जो होता है हमारे पास एक ऐसा मिक्सचर होता है, तुम्हारे पास एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है। अगर आप इस कंटेनर को अगर आप देख पा रहे हो तो क्या पार्टिकल की आपको जो कंपोजिशन जो दिखाई दे रही है, क्या यूनिफॉर्म दिखाई दे रही है? इसके अंदर अपन ने क्या किया था, मेरे पास एक सॉल्यूट था जिसके अंदर उसको अपन ने ऐड किया था किसके अंदर? एक सॉल्वेंट के अंदर। और इस सॉल्यूशन के बेस के ऊपर हमारे पास क्या प्रेजेंट है? कुछ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज प्रेजेंट है, जैसे बॉइलिंग इन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर एंड हमारे पास क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो अभी तक अपन लोगों ने क्या क्या चीजें सीख ली हैं कि, या अभी जो लेक्चर के अंदर अपन आगे कंटिन्यू जो चीजें सीखने वाले हैं, क्या है मेरे पास? सॉल्यूशन जो होता है कैसा मिक्सचर होता है तुम्हारे अपने पास? एक होमोजेनियस होता है, कैसे होगा? सॉल्यूशन अराउंड अस कैसे होते हैं? कंपोनेंट सिस्टम ऑफ द सॉल्यूशन कितने होने वाले हैं? टाइप ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन और कंसंट्रेशन टर्म, मोलैरिटी, मोलैलिटी एंड नॉर्मेलिटी। हालांकि मोल फ्रैक्शन के बारे में भी डिस्कशन करेंगे हम, पीपीएम के बारे में भी डिस्कशन करेंगे, स्ट्रेंथ के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। हर एक चीजों के बारे में क्या करने वाले हैं? डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है। हाँ, मुझे एक चीज बताना, यहाँ पे अपन इन चीजों को देख पा रहे हैं, यहाँ पे मैं इन चीजों को देख पा रहा हूँ। सोडा कैन, आप जब सोडा कैन, जब आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो तो क्या, जब आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे तो क्या आपको एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन दिखाई दे रही थी? कैफीन की हो, चाहे शुगर की हो, चाहे CO2 की हो? ये तो है नहीं कि स्टार्टिंग में जब आप कोल्ड ड्रिंक को पी रहे थे तो तभी आपको टेस्ट में थोड़ी सी स्वीट लग रही थी, उसके बाद वो स्वीट लगना बंद हो गई। कंपोजिशन तो यूनिफॉर्म थी। मान लेते हैं कि मेरे पास एक क्या प्रेजेंट है, एक कंटेनर प्रेजेंट है जिसके अंदर मैं क्या डिजोल्व कर रहा हूँ, आपके पास सॉल्ट को डिजोल्व कर रहा हूँ। डिजोल्व कर रहा हूँ तो कुछ टाइम के बाद ये सारा का सारा सॉल्ट जो रहा होगा वो क्या हो जाएगा? आपके पास डिजोल्व हो जाएगा। अब जैसे ही वो चीजें डिजोल्व हुई, तो जैसे आप इस लिक्विड को, जैसे आप इस वाटर सॉल्यूशन को, सॉल्ट सॉल्यूशन को जैसे आप टेस्ट करने चलोगे, तो मुझे बताना यहाँ पे आप लोगों को जो नमक का जो टेस्ट आएगा, कैसा आएगा? यूनिफॉर्म आने वाला है। यहाँ पे भी सेम आएगा, यहाँ पे भी सेम आएगा। मतलब कंपोजिशन क्या रहने वाली है आप लोगों के पास? सेम रहने वाली है। मान लीजिए मेरे पास क्या लगी हुई है? ड्रिप लगी हुई, ग्लूकोज की एक ड्रिप लगी हुई है। मुझे एक चीज बताना, यहाँ पे जो कंपोजिशन है इलेक्ट्रोलाइट्स की, आयंस की, जो इलेक्ट्रोलाइट्स की और जो आयंस प्रेजेंट हैं इस ग्लूकोज ड्रिप के अंदर, क्या कंपोजिशन यूनिफॉर्म है या नहीं है? क्या कंपोजिशन यूनिफॉर्म है? तो ये सारे के सारे मेरे पास किसके एग्जाम्पल थे? सॉल्यूशन के एग्जांपल थे। क्या कहना चाह रहा था कि व्हेन एक सॉल्ट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर इट फॉर्म ए होमोजेनियस मिक्सचर कंपोजिशन सेम थ्रू आउट द सॉल्यूशन। क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि मान लीजिए जब आपने इस सॉल्ट को इसके अंदर डिसॉल्व किया था, डिसॉल्व करने के बाद जैसे ही आपने इस सॉल्यूशन को टेस्ट करना स्टार्ट किया, कैसा टेस्ट आएगा? सैलाइन टेस्ट आएगा। जैसे ही यहाँ पे पहुंचेगा, कैसा टेस्ट आ रहा है आपके पास? सैलाइन का टेस्ट आ रहा है। जैसे ही यहाँ पे पहुंचा, कैसा टेस्ट आ रहा है आपके पास? क्या सैलाइन का ही टेस्ट आ रहा है? मुझे बताना, क्या कंपोजिशन यूनिफॉर्म है या नहीं है? क्या कंपोजिशन यूनिफॉर्म है या नहीं है? बताइए। यूनिफॉर्म है, बहुत बढ़िया। कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम, कंपोनेंट सिस्टम क्या कहता है कि जब मैं सॉल्यूशन की बात कर रहा था तो सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में हमने देखा था कि सॉल्यूशन जो होता है हमारे पास दो चीजों से मिलकर बना होता है। एक तो मेरे पास क्या होता है? सोल्यूट होता है। एक क्या होता है हमारे पास? सॉल्वेंट होता है। जब इन दोनों को मैं आपस में मिक्स कर दूंगा, जब मैं इन दोनों को आपस में क्या कर दूंगा? मिक्स कर दूंगा, तो रिजल्टेंट मेरे पास किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? एक सॉल्यूशन की फॉर्मेशन हो जाएगी। अगर मैं कंपोनेंट सिस्टम के रिस्पेक्ट में बात करूं तो जो सॉल्वेंट जो रहता है, सॉल्वेंट जो रहता है आपके पास किसके अंदर रहता है? लार्ज कंसंट्रेशन के अंदर प्रेजेंट है, मतलब लार्ज अमाउंट के अंदर प्रेजेंट है। अगर ये लार्ज अमाउंट के अंदर प्रेजेंट रहा होगा तो इसकी जो कंसंट्रेशन रहने वाली है वो भी कैसे रहने वाली है? क्या आपके पास क्या लार्ज कंसंट्रेशन ही रहने वाली है? बोलिए हाँ या ना। अगर इसकी लार्ज अमाउंट प्रेजेंट है, लार्ज कंसंट्रेशन प्रेजेंट है, तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स भी कैसे होने वाले हैं आपके पास? क्या लार्ज नंबर ऑफ मोल्स ही होने वाले हैं? बोलिए। बहुत बढ़िया।
सोल्यूट की रिस्पेक्ट में बात करते हैं। सोल्यूट क्या होता है, रिलेटिवली क्या होता है, आपके पास एक स्मॉल अमाउंट प्रेजेंट होता है। स्मॉल अमाउंट अगर ये प्रेजेंट रही होगी तो मैं कह सकता हूँ कि इसकी जो कंसंट्रेशन जो रहने वाली है आपके पास, कैसी कंसंट्रेशन रहने वाली, क्या स्मॉल कंसंट्रेशन रहने वाली है। अगर स्मॉल कंसंट्रेशन रही होगी तो नंबर ऑफ मोल्स जो रहने वाले हैं वो भी क्या रहने वाले हैं, स्मॉल, मतलब लेस ही होने वाले हैं या नहीं होने वाले। बहुत बढ़िया। तो सोल्यूट क्या होती है, सोल्यूट वो चीज होती है जो आपके पास लार्ज अमाउंट के अंदर प्रेजेंट रही होगी। लार्ज अमाउंट के अंदर प्रेजेंट रही होगी तो मतलब डेफिनेटली वहां पे कंसंट्रेशन जो रही होगी आपके पास कैसी रही होगी, लार्ज कंसंट्रेशन रही होगी। तो उसके नंबर ऑफ मोल्स भी उसी के रिस्पेक्ट में क्या रहे होंगे, आपके पास ज्यादा रहे होंगे। अगर मैं सोल्यूट की बात करता हूं तो सोल्यूट क्या कहता है कि जो आपके पास किस अमाउंट में प्रेजेंट रहा होगा, कम अमाउंट में प्रेजेंट रहा होगा। अगर जो कोई चीज कम अमाउंट में प्रेजेंट है मतलब उसकी कंसंट्रेशन भी क्या प्रेजेंट रही होगी, आपके पास लेस कंसंट्रेशन रही होगी। अगर उसकी लेस कंसंट्रेशन प्रेजेंट तो डेफिनेटली उसके नंबर ऑफ मोल्स भी क्या मिलेंगे, आपके पास लेसर ही मिलने वाले हैं। इतना तो अपने को पता है कि 1 मोल जो होता है आपके पास, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं आपके पास, 1 मोल के अंदर आपके पास कितने कितने नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। 1 मोल इज इक्वल टू आपके पास कितने प्रेजेंट होते हैं, एवोगैड्रो नंबर इज पार्टिकल। इट इज समथिंग लाइक दैट, ये वैसा ही है जैसे कि 1 डजन के अंदर आपके पास कितने आर्टिकल्स आते हैं, 12 आर्टिकल्स आते हैं। तो 1 मोल के अंदर कितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स आएंगे आपके पास, एवोगैड्रो नंबर ऑफ आर्टिकल्स आपके पास प्रेजेंट रहे होंगे। तो सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में हमने देखा कि सॉल्यूशन क्या होता है मेरे पास, सॉल्यूशन क्या होता है आपके पास, एक सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में देखा कि सॉल्यूशन जो होता है हमारे पास एक ऐसा मिक्सचर होता है, हमारे पास एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है। सॉल्यूशन जो होता है कैसा मिक्सचर होता है आपके पास, होमोजेनियस मिक्सचर होता है किसका, 2 कंपोनेंट्स का। सॉल्यूशन जो होता है एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है आपके पास कितने कंपोनेंट का, 2 कंपोनेंट का, जो कि नेचर के अंदर क्या रहते हैं आपके पास, नॉन रिएक्टिंग इन नेचर। कैसे रहते हैं आपके पास, नॉन रिएक्टिंग इन नेचर। नॉन रिएक्टिंग इन नेचर क्यों कहा, रिएक्टिंग इन नेचर क्यों नहीं कहा। कोई भी चीज जिसके अंदर रिएक्शन हो रही हो क्या आप उसको सॉल्यूशन कह सकते हो। इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करना। मान लीजिए आपके पास क्या प्रेजेंट है, एक कंटेनर प्रेजेंट है जिसके अंदर आपके पास क्या प्रेजेंट है, मिल्क प्रेजेंट है। जिसके अंदर आपके पास क्या प्रेजेंट है, मिल्क प्रेजेंट है। इस मिल्क के अंदर मैंने क्या डाल दिया है, विनेगर डाल दिया है। अगर मैं अगर मैं मिल्क की और विनेगर की फिजिकल स्टेट के रिस्पेक्ट में बात करूं, क्या दोनों के दोनों लिक्विड हैं, बिल्कुल लिक्विड हैं। जैसे ही मिल्क के अंदर, जैसे आपने विनेगर को डाला, मिल्क के अंदर जैसे आपने किसको डाला है, विनेगर को डाला है, तो मुझे एक चीज बताना, क्या आपके पास रिजल्टेंट एक न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन हो जाएगी, क्या आपके पास पनीर की फॉर्मेशन हो जाएगी। अगर वो पनीर की फॉर्मेशन हो गई तो मुझे एक चीज बताना, क्या आप उसको सॉल्यूशन बोल पाओगे, बिल्कुल नहीं बोल पाएंगे। क्यों नहीं बोल पा रहे, क्योंकि वहां पे आपके पास क्या हो चुकी है, एक केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस हो चुकी है। वहां पे आपके पास क्या हो गई, एक केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस हो गई। तो जहां जहां आपके पास केमिकल रिएक्शन होगी, जहां जहां आपके पास क्या होगी, केमिकल रिएक्शन होगी, मैं उसको क्या नहीं कह सकता, सॉल्यूशन नहीं कह सकता। बोलो बात समझ में आती है या नहीं आती है, बहुत बढ़िया। दूसरी बात ये कहता है कि सॉल्वेंट डिटरमाइन करता है फिजिकल स्टेट इन विच सॉल्यूशन एग्जिस्ट। मान लीजिए यहाँ पे तुम्हारे पास क्या प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है, वाटर इज एक्ट लाइक दैट सॉल्वेंट। और मान लीजिए मैं इसके अंदर क्या डाल दूं, शुगर डाल रहा हूं। अब शुगर की बात करें, शुगर इनिशियल लेवल पे क्या होती है, सॉलिड। अब एक लिक्विड के अंदर जैसे आप एक सॉलिड को मिक्स कर रहे हो, एक लिक्विड के अंदर जैसे आप सॉलिड को मिक्स कर रहे हो तो आपके पास एक रिजल्टेंट सॉल्यूशन तैयार होगा। अब मुझे उसकी फिजिकल स्टेट चेक करनी थी कि आइदर दिस सॉल्यूशन विल बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो मुझे एक चीज बताना, सॉल्वेंट क्या है, लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है, उसके अंदर आपने शुगर को डिजोल्व कर रहे हो, जो कि क्या थी आपके पास, एक सॉलिड थी। रिजल्टेंट जो सॉल्यूशन आपके पास जो तैयार हो रहा है, रिजल्टेंट जो सॉल्यूशन आपके पास जो तैयार हो रहा है, क्या उसकी फिजिकल स्टेट लिक्विड ही होने वाली है। अब कोई भी एग्जांपल उठा लीजिए, कोई भी एनी एनी एग्जांपल आप उठा के देख लीजिए। सॉल्वेंट ही डिसाइड करेगा कि आपके पास फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्यूशन क्या होने वाली है, वो आइदर सॉलिड होगा,
या लिक्विड होगा। हम कोल्ड ड्रिंक की बात कर लेते हैं। कोल्ड ड्रिंक के अंदर गैस भी प्रेजेंट है, शुगर भी प्रेजेंट है, लेकिन है क्या? कोल्ड ड्रिंक का फिजिकल स्टेट क्या है? क्या लिक्विड ही है? और वो लिक्विड कौन डिसाइड कर रहा है? सॉल्वेंट ही डिसाइड कर रहा है, क्योंकि उसके अंदर लार्ज अमाउंट के अंदर क्या प्रेजेंट है आपके पास? क्या वाटर प्रेजेंट है? लार्ज अमाउंट के अंदर क्या प्रेजेंट है आपके पास? वाटर प्रेजेंट है। बोलो, इतनी सी बात समझ में आती है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उसके बाद कहता है कि इफ वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन इज वाटर, इट ऑलवेज बी कंसिडर्ड एज अ सॉल्वेंट व्हेन इट इज प्रेजेंट इन वेरी लेस अमाउंट। चाहे वाटर आपके पास चाहे कितनी ही अमाउंट में प्रेजेंट रहा हो, लेस अमाउंट में प्रेजेंट रहा हो, अगर वहां पे प्रेजेंट है पानी, तो आप उसको एक्ट करोगे या मान लोगे कि वो क्या है? आपके पास सॉल्वेंट है। क्यों ऐसा बोला गया? क्यों ऐसा बोला गया? मुझे पता है कि मेरा जो वाटर जो होता है आपके पास कैसा सॉल्वेंट होता है? एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट होने का रीजन क्या है? दो रीजन है इसके। सबसे पहले, पानी जो होता है तुम्हारे पास कैसा मॉलिक्यूल होता है? एक पोलर मॉलिक्यूल होता है। दूसरी बात, इसकी जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है, डाई इलेक्ट्रिक जो कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है आपके पास? वेरी हाई होती है। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू हाई होने का मतलब क्या है? कि इट हैव अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू ब्रेक द बॉन्ड। इट हैव अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू ब्रेक द बॉन्ड। देखो, हम लोग NaCl का कंजप्शन करते हैं, नमक खाते घर में। अब नमक की अगर मैं बात करता हूं, तो नमक के अंदर जो बॉन्ड प्रेजेंट है आपके पास कौन किस टाइप का बॉन्ड प्रेजेंट है? आयनिक काइंड का बॉन्ड प्रेजेंट है। अगर वो आयनिक काइंड का बॉन्ड प्रेजेंट है, तो अगर मैं बॉन्ड स्ट्रेंथ के रिस्पेक्ट में बात करूं, तो सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है किसके अंदर होता है? आयनिक बॉन्ड्स के अंदर होता है। अब मुझे एक चीज बताना, अगर मुझे एक कैटाइन को एक एनाइन से अगर रिमूव करना है, एक उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करना है? वीक करना है, या उनके बॉन्ड को मुझे तोड़ना है, तो उनको तोड़ने के लिए क्या देनी पड़ेगी आपको? बहुत बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी। ये एनर्जी इतनी ही अब ये कितनी अमाउंट की एनर्जी देनी पड़ रही है आपको? NaCl के क्रिस्टल को तोड़ने के लिए, NaCl के क्रिस्टल को, लैटिस को तोड़ने के लिए, मतलब Na और Cl नेगेटिव आयंस के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आपको इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी जितने न्यूयॉर्क सिटी को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने में दी जाती है। अब देखो, एक पर्टिकुलर एक स्टेट को आप कितनी अमाउंट की एनर्जी दे रहे हो, उतनी एनर्जी आपको सिर्फ एक बॉन्ड तोड़ने के लिए देनी पड़ रही है। लेकिन जैसे ही NaCl किसके अंदर आता है? पानी के अंदर आता है। जैसे ही NaCl किसके अंदर आता है? पानी के अंदर आता है, ये तुरंत डिसोसिएट हो जाता है। अब ऑटोमेटिक ये डिसोसिएट क्यों हो पा रहा था? क्योंकि पानी के अंदर क्या प्रेजेंट होती है? एक हाइड्रेशन एनर्जी प्रेजेंट होती है। हाइड्रेशन एनर्जी प्रेजेंट होने का मतलब है कि उसकी डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या है? बहुत बहुत ज्यादा है। अगर उसकी डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू बहुत ज्यादा, इट मींस दैट वो उसको आसानी से क्या कर पाएगा? आपके पास ब्रेक कर देगा, चाहे आपके पास किसी भी काइंड का क्या प्रेजेंट हो, मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो। बोलो, इतनी सी बात प्रेजेंट है? समझ में आती है नहीं आती? बहुत बहुत बढ़िया। अब अपन क्या करने वाले हैं? क्लासिफिकेशन करने वाले हैं सॉल्यूशन का ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंपोनेंट। सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट। तो मुझे एक चीज बताना, सबसे पहले जो सॉल्यूशन होता है मेरे पास, सबसे पहले जो सॉल्यूशन होता है कौन सा होता है आपके पास? एक बाइनरी सॉल्यूशन होता है। सबसे पहले जो सॉल्यूशन होता है मेरे पास कौन सा होता है? बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन कहने का मतलब क्या है? कि सिर्फ कितने कंपोनेंट का होने वाला है आपके पास? टू ही कंपोनेंट का होने वाला है। टू कंपोनेंट का आपके पास ये चीजें होने वाली हैं। टू कंपोनेंट का मतलब है कि यहाँ पे एक तो क्या मिलेगा आपको? सॉल्यूट मिलेगा, और एक ही आपको क्या मिलने वाला है? सॉल्वेंट मिलने वाला है। अब जो आपको ये वाले जो पार्टिकल दिखाई दे रहे हैं, ये वाले जो पार्टिकल दिखाई दे रहे हैं, ये वाले, ये सारे के सारे पार्टिकल कैसे हैं? सॉल्वेंट के पार्टिकल हैं। और ये जो पार्टिकल जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे पार्टिकल क्या हैं? सॉल्यूट। इस बीकर के अंदर मुझे क्लियरली विजुअलाइज हो रहा है कि यहाँ पे एक सॉल्यूट प्रेजेंट है, एक ही क्या प्रेजेंट है आपके पास? सॉल्वेंट प्रेजेंट है। तो ये जो सॉल्यूशन जो बना होगा आपके पास, किस तरह का सॉल्यूशन बना होगा? एक बाइनरी सॉल्यूशन। तो बाइनरी सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में मेरे को समझ में आता है कि बाइनरी सॉल्यूशन कैसा कंपोनेंट सिस्टम है आपके पास? एक टू कंपोनेंट सिस्टम है, जिसके अंदर एक सॉल्यूट मिलेगा, एक ही क्या मिलेगा आपके पास? सॉल्वेंट मिलेगा। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, जब अपन घर में लेमनेड बनाते हैं, मतलब शिकंजी जब अपन बनाते हैं, सबसे पहले क्या लेते हैं? पानी लेते हैं। सबसे पहले अपन क्या लेते हैं? पानी लेते हैं।
पानी के अंदर क्या डिजोल्व कर रहे हो आप, शुगर डिजोल्व कर रहे हो, यही होते हैं हमारे पास इनिशियल स्टेप। तो वहां पे जो आपके पास जो सॉल्यूशन निकल के आया, किस तरह का सॉल्यूशन निकल के आया है, एक बाइनरी काइंड का सॉल्यूशन निकल के आया। किस तरह का सॉल्यूशन निकल के आया आपके पास, एक बाइनरी। बोलिए यहां तक बात समझ में आती है या नहीं आती है। सेकंड जो टाइप का जो सॉल्यूशन होता है हमारे पास कौन सा होता है, टर्नरी। टर्नरी कहता है कि मैं कैसा कंपोनेंट सिस्टम हूं आपके पास, एक थ्री कंपोनेंट सिस्टम है। कैसा कंपोनेंट सिस्टम है आपके पास, एक थ्री कंपोनेंट सिस्टम है। थ्री कंपोनेंट सिस्टम कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे दो तो आपको क्या मिलने वाले हैं, सोल्यूट मिलने वाले, और एक क्या होने वाला आपके पास, सॉल्वेंट। दो सोल्यूट होने वाले हैं और एक क्या होगा आपके पास, सॉल्वेंट। जैसे कि ये जो इमेज है आपको को आपको यहाँ पे क्या अलग अलग कलर के पार्टिकल दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग कलर के पार्टिकल से दिखाई दे रहे हैं। ये जो अलग अलग कलर के जो पार्टिकल जो आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे ही मैं इसको डिजोल्व करूंगा किसके अंदर, इस वाटर के अंदर इन चीजों को डिजोल्व करूंगा, मतलब यहाँ पे आपके पास जो सोल्यूट का जो अमाउंट है क्या हो चुका है, ज्यादा हो चुका है। मतलब यहाँ पे आपके पास है दो सोल्यूट प्रेजेंट है। कितने सोल्यूट प्रेजेंट है, दो सोल्यूट। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जब आपने लेमिनेट जब आप बना रहे थे सबसे पहले क्या ली थी आपने, वाटर लिया था, फिर उसके अंदर क्या डिजोल्व किया था, शुगर। शुगर को डिजोल्व करने के लिए बाद अपन क्या डिजोल्व कर रहे हैं, लेमन। मुझे एक चीज बताना, दो सॉल्यूट हो चुके हैं, लेमन प्लस में शुगर, और एक क्या हो चुका है आपके पास, सॉल्वेंट हो चुका है। तो किस तरह का सॉल्यूशन आपके पास तैयार हुआ है, एक टर्नरी सॉल्यूशन आपके पास तैयार हो चुका है। उसके बाद जो सॉल्यूशन है मेरे पास, उसके पास जो सॉल्यूशन है क्या है आपके पास, क्वाटनरी। क्वाटनरी क्या कहता है कि मेरे पास कितने कंपोनेंट सिस्टम होने वाले हैं, ये तुम्हारे पास चार कंपोनेंट सिस्टम है। क्वाटनरी का मतलब है क्या है आपके पास, ये कितने सिस्टम है आपके पास, चार कंपोनेंट सिस्टम। चार कंपोनेंट सिस्टम कहने का मतलब क्या है, आपके पास यहाँ पे तीन तो सॉल्यूट रहने वाले हैं और एक क्या रहने वाले हैं आपके पास, सॉल्वेंट। तीन तो सॉल्यूट रहने वाले और एक क्या रहने वाले आपके पास, सॉल्वेंट। जैसे कि इस इमेज की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे सॉल्यूट तुम्हें सोडियम क्लोराइड भी दिखाई दे रहा है, कॉपर सल्फेट भी दिखाई दे रहा है, पोटाशियम परमैंगनेट भी दिखाई दे रहा है। बोलिए अब इन चीजों को सबको जब आप ऐसे पानी के अंदर डिजोल्व करोगे तो ये सारे के सारे सॉल्यूट, एक दो तीन, तीन सॉल्यूट दिखाई दिए, एक सॉल्वेंट दिखाई दिया। जैसे आप इसको डिजोल्व करोगे तो आपके पास क्या तैयार हो जाएगा, एक सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। तो मतलब मैं कह सकता हूं कि ये मेरे पास क्या प्रेजेंट है, एक होमोजीनियस सॉल्यूशन प्रेजेंट है। कितने कंपोनेंट का, फोर कंपोनेंट्स का। बोले यहां तक बातें समझ में आती हैं या नहीं आती हैं, बहुत बढ़िया। बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड के सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास चार तरीके के क्या होने वाले हैं, लिक्विड के सॉल्यूशन रहने वाले हैं। सबसे पहले तो होने वाला क्या, सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड और गैस इन लिक्विड। सॉलिड इन लिक्विड की बात करें तो यहाँ पे जो अपने पास जो सॉल्वेंट जो रहने वाला है, क्या रहने वाला है आपके पास, लिक्विड रहने वाला है, और जो सॉल्यूट जो रहा होगा सॉलिड रहा होगा। जैसे कि मान लेते हैं कि मेरे पास यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, पानी प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है, और मैं इसके अंदर क्या डाल रहा हूँ, शुगर डाल रहा हूँ। क्या डाल रहा हूं आपके पास, शुगर डाल रहा हूं। सॉल्वेंट क्या है, लिक्विड है। सॉल्यूट क्या है आपके पास, सॉलिड है। तो ये जो सॉल्यूशन तैयार होगा आपके पास क्या बनेगा, सॉलिड इन लिक्विड। दूसरा क्या डाल है हमारे पास, क्या, लिक्विड इन लिक्विड। सॉल्वेंट भी लिक्विड है, सॉल्यूट भी लिक्विड है। मिथेनॉल को आप लोग डिजोल्व कर रहे हो किसके अंदर, पानी के अंदर। मिथेनॉल की फिजिकल स्टेट C2CH3OH। मिथेनॉल की फिजिकल स्टेट क्या है आपके पास, लिक्विड है। किसके अंदर डिजोल्व कर रहे हो, पानी के अंदर डिजोल्व कर रहे हो, उसकी फिजिकल स्टेट क्या है आपके पास, वो भी लिक्विड है। रिजल्टेंट जो सॉल्यूशन क्या बन के आ रहा है आपके पास, लिक्विड ही आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, लिक्विड को डिजोल्व किया किसके अंदर, लिक्विड के अंदर ही डिजोल्व किया है। बोलो यहाँ तक की बातें समझ में आती है नहीं आती है, बहुत बढ़िया। अगला है हमारे पास क्या, गैस इन लिक्विड। गैस इन लिक्विड क्या कहता है कि मेरे पास जो सॉल्वेंट जो रहने वाला है वो तो लिक्विड रहा होगा, और जो सोल्यूट जो रहा होगा आपके पास क्या रहा होगा, गैस रहा होगा। सॉल्वेंट तो क्या आपके पास लिक्विड है, बट सोल्यूट क्या हो जाएगी आपके पास, गैस हो जाएगी। सॉलिड क्या होगी आपके पास, गैस हो जाएगी। जैसे कोल्ड ड्रिंक की अगर अपन बात करें तो कोल्ड ड्रिंक के अंदर, लिक्विड के अंदर क्या डिजोल्व रहती है आपके पास, CO2, जिसका अपने को टेस्ट भी आता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि हमें ठंडी कोल्ड ड्रिंक बहुत अच्छी लगती है। तो इट इज एग्जांपल ऑफ गैस इन लिक्विड। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आ रही हैं, बहुत बढ़िया। उसके बाद बात करते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स की। याद करो
कि जब मैं आपको यहाँ पे एक चीज बता रहा था, जब मैं सोल्यूट और सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में जब मैं आपको चीजों को समझा रहा था, एक्सप्लेन कर रहा था, तो मैंने यहाँ पे देखा था कि सोल्यूट जो होता है तुम्हारे पास, सोल्यूट जो होता है आपके पास किस कंसंट्रेशन के अंदर रहता है, आपके पास एक स्मॉल कंसंट्रेशन के अंदर रहता है, और सॉल्वेंट जो रहता है आपके पास किस कंसंट्रेशन के अंदर रहता है, आपके पास एक लार्ज कंसंट्रेशन के अंदर रहता है। क्या होती है ये कंसंट्रेशन? सबसे पहले उस कंसंट्रेशन को समझते हैं और उसके बाद हम आगे चलेंगे किसके ऊपर, कंसंट्रेशन टर्म्स के ऊपर चलेंगे। देखिए कंसंट्रेशन टर्म्स क्या कहती हैं। देखो कंसंट्रेशन की अगर मैं बात करूं तो कंसंट्रेशन मुझे बताता है कि कंपोजिशन ऑफ अ सॉल्यूशन कैन बी डिस्क्राइब बाय एक्सप्रेसिंग इट्स कंसंट्रेशन। किसी भी सॉल्यूशन को अगर मेरे को डिस्क्राइब करना है तो मैं उसको किसके थ्रू पहचान पाऊंगा, उसकी कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में समझाऊं, आइडेंटिफाई कर पाऊंगा। अब कंसंट्रेशन को समझने की कोशिश करना। सुनो, मान लीजिए आपके पास किसकी सब्जी है, आपके पास पनीर की सब्जी है। मैं सिर्फ कंसंट्रेशन समझा रहा हूं कि कंसंट्रेशन क्या चीज होती है। इसके अंदर जो नमक है वो है आपके पास कितना स्पून, हाफ स्पून NaCl। इसके अंदर जो नमक है आपके पास कितना स्पून है, 2 स्पून है। ठीक है, ये पनीर की सब्जी है 1 और 2। मुझे एक चीज बताना, आप कौन सी कटोरी की सब्जी खाना पसंद करोगे, फर्स्ट वन की खाना पसंद करोगे या सेकंड वन की, बताइए। ऑब्वियसली आप फर्स्ट वन की खाना पसंद करेंगे, क्यों? क्योंकि वहां पे NaCl की जो अमाउंट प्रेजेंट है आपके पास कैसी प्रेजेंट है, कम अमाउंट प्रेजेंट है। मतलब आपको कैसे पता चला कि वो कम अमाउंट प्रेजेंट है? आपने इस चीज को कंपेयर किया इसके साथ, मतलब आपने कंपेयर किया होगा ना कि भाई इसके अंदर नमक ज्यादा प्रेजेंट है, इसके अंदर नमक कम प्रेजेंट है। मतलब जब आप ये चीजें कर रहे हो तो इट मींस दैट आप क्या कर रहे हो, वहां पे चीजों को कंपेयर कर रहे हो। कंपेयर कर रहे हो मतलब आप क्या कर रहे हो, वहां पे रिलेट कर रहे हो। क्या कर रहे हो आप, वहां पे रिलेट कर रहे हो। जब आप चीजों को रिलेट करते हैं, किस चीज को रिलेट किया आपने, क्या अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को ही रिलेट किया है। तो कंसंट्रेशन कहती है मेरे को, कंसंट्रेशन कहती है कि भैया मैं जो होती हूं, क्या होती हूं, एक रिलेटिव अमाउंट होती हूं किसकी, ऑफ सॉल्यूट, रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, जो कि आपके पास क्या रही होगी, प्रेजेंट रही होगी किसके अंदर, इन दी सॉल्यूशन। उसको कहते हैं हम क्या, कंसंट्रेशन टर्म। अब जहां पे आपके पास जो कंसंट्रेशन है, जहां पे आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट अगर आपके पास कम अमाउंट में प्रेजेंट है, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट क्या है, इस अमाउंट में प्रेजेंट है आपके पास, कम अमाउंट के अंदर अगर आपके पास प्रेजेंट है, इट मींस दैट वो कैसा सॉल्यूशन बनेगा, आपके पास एक डाइल्यूट सॉल्यूशन बनेगा। और जहां पे सोल्यूट की जो अमाउंट प्रेजेंट है आपके पास लार्ज अमाउंट के अंदर प्रेजेंट है, वो जो सॉल्यूशन तैयार होगा आपके पास कौन सा होगा, एक कंसंट्रेटेड। एक और सॉल्यूशन होता है हमारे पास, एक और सॉल्यूशन होता है आपके क्या के पास, क्या, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। एक और सॉल्यूशन होता है हमारे पास क्या, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहने का मतलब है कि जिसके अंदर आप फर्दर क्या नहीं कर पाओ, डिजोल्व ना कर पाओ, वो सैचुरेट हो चुका है, इसके बियॉन्ड वो और ज्यादा डिजोल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, अच्छा मैं क्या बता रहा था, जैसे कि हमारे लैब के अंदर क्या, हमारे स्कूल वाली जो लैब्स होती हैं या कॉलेज वाली जो भी लैब्स होती हैं, उसके अंदर एसिड रखा रहता है डाइल्यूट H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4। डाइल्यूट H2SO4 इट मींस दैट वहां पे HCl की जो अमाउंट प्रेजेंट है वो बहुत कम प्रेजेंट है, पानी की अमाउंट बहुत ज्यादा है। कंसंट्रेटेड H2SO4 इट मींस दैट H2SO4 की जो कंसंट्रेशन आपके पास जो प्रेजेंट है वो बहुत ज्यादा प्रेजेंट है एज कंपेयर टू वाटर। बोलिए यहां तक की चीजें समझ में आई या नहीं आई? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उसके बाद उसके बाद कंसंट्रेशन टर्म्स को हम सबसे पहले स्टडी करेंगे किसके अंदर, परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम एंड परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम के अंदर। और उसके बाद हम ये फर्दर क्या कर देखने वाले हैं, ये कंसंट्रेशन टर्म देखने वाले हैं, स्ट्रेंथ, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मलिटी, पीपीएम, मोल फ्रैक्शन एटसेट्रा। उसके बाद अपन लोग क्या करेंगे, इसके रिस्पेक्ट में जो भी क्वेश्चन हैं, जो भी अभी तक सीबीएसई ने जो क्वेश्चन पूछे हैं, हम उन क्वेश्चंस के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिस्कशन करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले ही चीजों को समझते हुए आगे बढ़ते हैं।
देखिए मेरे पास जो पहले जो कंसंट्रेशन टर्म है आपके पास वो है क्या, मोलैरिटी। मोलैरिटी को मैं रिप्रेजेंट करता हूं किससे, कैपिटल एम से। इसको अपन बोलते हैं क्या, मोलर। क्या बोलते हैं अपन इसको, मोलर बोलते हैं। मोलैरिटी मेरे को क्या कहती है, मोलैरिटी कहती है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, number of moles of solute present in volume of solution in 1 liter, number of moles of solute present in volume of solution in 1 liter। ये क्या कहती है मेरी मोलैरिटी। तो मोलैरिटी का यहां पे मेरे पास फॉर्मूला बन गया क्या, नंबर ऑफ moles of solute divided by volume of solution in liter। अगर मैं इसकी एसआई यूनिट की बात करूं तो यहां पे आपके पास मोल की यूनिट क्या बन जाएगी, मोल। और सॉल्यूशन की जो यूनिट जो दी गई है आपके पास किसके अंदर दी गई है, लीटर के अंदर। तो मतलब एसआई यूनिट क्या बन जाएगी आपके पास, एसआई यूनिट ऑफ मोलैरिटी क्या बन चुकी है आपके पास, मोल लीटर इनवर्स, जो कि मेरे पास यहां से आई है। बोलिए यहां तक बात समझ में आई। उसके बाद कहता है कि इफ मोलैरिटी के अंदर, इफ मोल्स की बजाय उसने क्या दे दिया, मास ऑफ सॉल्यूट गिवन। क्या गिवन आपके पास है, मास ऑफ सॉल्यूट गिवन है। तो मास ऑफ सॉल्यूट अगर गिवन रहा होगा तो मैं उसको कन्वर्ट करूंगा किसके अंदर, नंबर ऑफ मोल्स के अंदर कन्वर्ट करने वाला हूं। तो नंबर ऑफ मोल्स की अगर मैं बात करूं तो मुझे पता है मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, गिवन वेट बाय में मोलिकुलर वेट। क्या मैं इस फॉर्मूले को मोलैरिटी के फॉर्मूले में पुट कर दूं, इस फॉर्मूले को अपन लोग पुट कर दे किसके अंदर, मोलैरिटी के फॉर्मूले में। तो मुझे बताना क्या बन जाएगा, मोलैरिटी का फॉर्मूला तैयार हो गया अपने पास क्या, गिवन वेट ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय में मोलिकुलर वेट ऑफ द सॉल्यूट इनटू में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्या मेरे पास यहाँ पे मोलैरिटी का फॉर्मूला बन गया, नहीं बन गया, बोलिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। मान लेते हैं कि अब की बार, मान लेते हैं कि अब की बार उसने वॉल्यूम जो दे दिया मुझे, वॉल्यूम किसके अंदर गिवन आपके पास, एमएल के अंदर गिवन है। तो लीटर को मैं कन्वर्ट, एमएल को कन्वर्ट करूंगा किसके अंदर, लीटर के अंदर। तो डिवाइड बाय क्या करेंगे, 1000 करेंगे, डिवाइड बाय 1000 करेंगे। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या तैयार हो जाएगा आपके पास, गिवन वेट ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय में मोलिकुलर वेट ऑफ द सॉल्यूट इनटू में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन एमएल इनटू में 1000। बोलिए, बोल यहां तक की चीजें समझ में आई। तो मोलैरिटी से मेरे को कोई बात समझ में आती है कि मोलैरिटी कहते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट रहे होंगे तुम्हारे पास किसके अंदर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन 1 लीटर। अगर वहां पे तुम्हारे पास क्या गिवन रहा होगा, मास ऑफ द सॉल्यूट अगर गिवन है तो मैं मास ऑफ द सॉल्यूट को कन्वर्ट करूंगा किसके अंदर, नंबर ऑफ मोल्स में। कैसे, डिवाइडेड बाय में मोलिकुलर वेट। ठीक है, अगर वॉल्यूम की इसके अंदर गिवन आपके पास एमएल के अंदर गिवन है तो एमएल के अंदर गिवन है तो मैं इसको कन्वर्ट करूंगा किसके अंदर, लीटर के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट करेंगे अपन, लीटर के अंदर, डिवाइडेड बाय 1000। मान लीजिए अब की बार एग्जामिनर ने क्या किया, आपको क्या दे दिया, कुछ नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे दिए। क्या दे दिया आपको, कुछ नंबर ऑफ पार्टिकल्स। कैसे, देखो चीज को समझने की कोशिश करने में, क्वेश्चन से के थ्रू तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूं।
एग्जामिनर ने बोला कि कैलकुलेट कैलकुलेट द मोलैरिटी when 6.0223 into 10 raised to power 23 atom of carbon is dissolved in 250 ml of solution। अब एग्जामिनर ने तुमको क्या दे दिया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे दी, एटम्स दे दिए, उसने आपको मास नहीं दिया, सिर्फ पार्टिकल्स दिए। और ये पार्टिकल जो दिए, ये नंबर ऑफ एटम जिसके दिए हैं वो कौन आपके पास, कार्बन। तो अब आपको इसकी क्या निकालनी है, मोलैरिटी निकालनी है। कैसे निकालेंगे बताइए। तो मुझे पता है कि नंबर ऑफ मोल्स का जो फॉर्मूला होता है, एक तो होता है गिवन वेट बाय में मॉलिक्यूलर वेट, दूसरा जो फॉर्मूला होता है एन बाय में एवोगैड्रो नंबर, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो अगर मेरे को ये वाली चीजें दी रखी हैं, तो क्या मैं यहां से ये वाली चीज निकाल सकता हूं या नहीं निकाल सकता। देखो कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए, डिवाइडेड बाय में एवोगैड्रो नंबर, कितने मोल्स निकल के आए, 1 मोल। तो मोलैरिटी का इक्वल टू 1 में 250 इंटू में 1000, कितनी मोलैरिटी निकल के आई, मोल। बोल ये समझ में, अगर एग्जामिनर आपके पास चाहे नंबर ऑफ एटम्स दे दे चाहे मास दे दे, मैं आसानी से वहां पे क्या चीजें कैलकुलेट कर सकता हूँ, मेरी मोलैरिटी कैलकुलेट कर सकता हूँ। उसके बाद मुझे एक चीज बताना, थर्मोडायनेमिक्स में हमने दो काइंड की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, एक तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी, दूसरी जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी थी आपके पास, इंटेंसिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी। एक तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी, दूसरी जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी आपके पास कौन सी पढ़ी थी, एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की बात करें तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती हैं जो किसी न किसी फैक्टर के ऊपर क्या करती होंगी, डिपेंड करती होंगी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती हैं जो किसी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करती। जैसे कि हम अपनी बात करें या मैं आप लोगों की बात करूं, आप लोग अभी स्टूडेंट्स, आप किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हो, अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड कर रहे हो, आप अपने टीचर्स के ऊपर डिपेंड कर रहे हो। जब आप किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो गया आपके पास, उसके बाद आपकी एक जॉब लग गई, उस टाइम आप मुझे बताना आप किस चीज के ऊपर डिपेंड रहे होगे, आप इंडिपेंडेंट हो जाओगे, आपके ऊपर किसी चीज का कोई भी प्रेशर नहीं रहा होगा। मतलब तब आप बिहेव करोगे किसकी तरह, एज ए इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अभी आप किसकी तरह बिहेव कर रहे हो, एज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो मुझे एक चीज बताना, अगर मैं मोलैरिटी की बात करता हूं तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या गया था, एन बाई वी। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या गया था, एन बाई वी। और वी की अगर मैं बात करूं तो वी क्या है तुम्हारे पास, वॉल्यूम। और वॉल्यूम जो चीज होती है तुम्हारे पास किसके ऊपर डिपेंड करती है, आपके पास टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। वॉल्यूम जो होती है आपके पास किसके ऊपर डिपेंड करती है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। अगर वॉल्यूम टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रही होगी, वॉल्यूम टेम्परेचर के ऊपर अगर डिपेंड करती है तो कैसी प्रॉपर्टी बनेगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी बनेगी या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बनेगी। बहुत बढ़िया। कैसी प्रॉपर्टी बनी आपके पास, ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बनी। कैसी प्रॉपर्टी बनी आपके पास, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बनी। बोलो यहां तक की चीजें समझ में आती है या नहीं आती। उसके बाद जो अगली उसके बाद अगली जो कंसंट्रेशन टर्म है तो आपके पास, अगली कंसंट्रेशन टर्म है आपके पास क्या, मोलैलिटी। अगली जो कंसंट्रेशन टर्म है क्या है आपके पास, मोलैलिटी।
वेट ए मिनट। मोलालिटी, अच्छा। हम्म। मोलालिटी की मैं बात करूं तो मोलालिटी को मैं रिप्रेजेंट करता हूं स्मॉल एम से। इसको अपन कहते हैं क्या, मोलर। क्या कहते हैं अपन इसको, मोलर। मोलालिटी की अगर अपन डिफाइन करें तो मोलालिटी कहती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो कि आपके पास प्रेजेंट रहे होंगे किसके अंदर, इन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, वो क्या होते हैं आपके पास, मोलालिटी होती है। तो मोलालिटी का फॉर्मूला बन जाएगा क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। अगर मैं इसकी एसआई यूनिट की बात करूं तो मोल्स बाय क्या बन जाएगी, केजी, मतलब मोल केजी इनवर्स, मोल केजी इनवर्स। बोलो यहां तक की बातें समझ में आई या नहीं आई? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मुझे एक चीज बताना, अगर आपको मोल्स की बजाय मास ऑफ सॉल्यूट गिवन है, शाबाश शाबाश, सही सोच रहे हैं। अगर आपके पास मास ऑफ सॉल्यूट अगर आपके पास गिवन रहा होगा तो मोलालिटी का फॉर्मूला बन जाएगा क्या, गिवन वेट ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय में मोलिकुलर वेट ऑफ द सॉल्यूट इनटू में ए वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अगर मान लेते हैं अब की बार उसने क्या किया आपके साथ, वेट ऑफ सॉल्वेंट आपके पास गिवन है किसके अंदर, ग्राम्स के अंदर। तो ग्राम्स में कन्वर्ट कर दूंगा किसके अंदर, केजी के अंदर। मतलब मोलालिटी का फॉर्मूला बन जाएगा क्या, गिवन वेट ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ द सॉल्यूट into में 1000 डिवाइडेड बाय में वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। बोल, चीज समझ में आती है नहीं आती? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुड गुड गुड, बहुत बढ़िया, हम सीख रहे हैं। मुझे एक चीज बताना, मोलालिटी कैसी प्रॉपर्टी होगी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी या इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी? मोलालिटी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी या इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी? देखो वेट ऑफ सॉल्वेंट यहाँ पे यूज हुआ है, वेट ऑफ सॉल्वेंट आपके पास क्या हुआ है यहाँ पे, यूज हुआ है। अगर वेट ऑफ सॉल्वेंट के अगर यूज हुआ है तो मैं कह सकता हूँ वहां पे किसकी बात हो रही होगी, मास की बात हो रही होगी। क्या मास टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। चाहे तुम एसी के अंदर बैठो, चाहे आप बाहर घूमो, चाहे आप -डिग्री टेम्परेचर के ऊपर चले जाओ, आपकी बॉडी का मास तो क्या रहने वाला, आपके पास कांस्टेंट ही रहने वाला है ना। आपकी बॉडी का मास कांस्टेंट ही रहने वाला है। क्या मास टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रहा है? बिल्कुल नहीं कर रहा। टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। अगर वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हुई या इंटेंसिव प्रॉपर्टी हुई? इंटेंसिव प्रॉपर्टी हुई। बहुत बढ़िया।
तो मैं कह सकता हूँ कि मोलैलिटी जो होगी तुम्हारे पास कैसी प्रॉपर्टी होगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। तो साइंटिस्ट क्या करते हैं, या साइंटिस्ट की भी छोड़ो, हम जब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे होंगे तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की बात करेंगे, वेपर प्रेशर की बात करेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। तो वहां पे जो जो कंसंट्रेशन टर्म अपन यूज करने वाले हैं वो क्या यूज करने वाले हैं, सिर्फ एक कंसंट्रेशन टर्म यूज करेंगे और उसका नाम है क्या आपके पास, मोलैलिटी। अब मोलैलिटी क्यों यूज कर रहा हूं, क्योंकि वो टेम्परेचर क्या है, इंडिपेंडेंट है, उसको टेम्परेचर से कोई मतलब टेम्परेचर के ऊपर वो डिपेंड ही नहीं कर रही है। तो टेम्परेचर के ऊपर अगर वो चीजें डिपेंड नहीं कर रही तो वहां से जो न्यूमेरिकल जो वैल्यू, जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो मैं कैलकुलेट करूंगा उन क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में क्या आने वाली है आपके पास, एक्यूरेट आने वाली है। क्या आने वाली है आपके पास, एक्यूरेट आने वाली है। बोलो यहां तक की बातें समझ में आती है, नहीं आती है? बहुत बढ़िया। चलो अब करते हैं इन दोनों के रिस्पेक्ट में कुछ क्वेश्चंस। देखिए, a molar solution, a molar solution that contain 1 mole of a solute। अब 1 मोलर की बात करी है उसने, किसकी बात करी है आपके पास, 1 मोलर की बात करी है। मोलर की बात करी तो डेफिनेटली वहां पे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मोलारिटी की बात कर रहा हूँ। तो मोलारिटी का फॉर्मूला क्या था, N/V। अगर 1 मोलर सॉल्यूशन प्रेजेंट है आपके पास, तो मतलब 1 मोल आपके पास प्रेजेंट है कितने ग्राम्स के अंदर, कितने लीटर सॉल्वेंट के अंदर या सॉल्यूशन के अंदर, 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर। कितने लीटर सॉल्यूशन के अंदर, 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे को, इन विच मोड ऑफ द एक्सप्रेशन द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन रिमेन्स इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर। कहां पे कंसंट्रेशन टर्म तुम्हारे पास इंडिपेंडेंट रहने वाली है, क्या मोलरिटी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है, बिल्कुल करती है। टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, नॉर्मलिटी भी टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, फॉर्मेलिटी भी टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। सिर्फ कौन डिपेंडेंट नहीं होता आपके पास, मोलैलिटी। क्योंकि मोलैलिटी के अंदर अपन ने क्या यूज किया था, वेट ऑफ सॉल्वेंट यूज किया था। क्या यूज किया था हमने, वेट ऑफ सॉल्वेंट यूज किया था। और इन तीनों के अंदर क्या यूज किया था हमने, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यूज किया था। क्या यूज किया था आपके पास, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यूज किया था। ये कह रहा है कि मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन एट 60 डिग्री सेल्सियस, molarity of a solution at 60 degree Celsius is less than the molarity at 30 degree Celsius। बताइए, more less same या no effect on the temperature। अगर आपने मोलरिटी कैलकुलेट करी, इसको आप ऐसे समझिए, आप क्या कर रहे हो, आप एक कंसंट्रेशन टर्म्स, मतलब आप किसी के अंदर क्या निकाल रहे हो, आप किसी सैंपल की आप मोलरिटी कैलकुलेट कर रहे हो। आप वो दिल्ली में कैलकुलेट कर लीजिए, ग्लेशियर लेह लद्दाख के अंदर जाके कैलकुलेट कीजिए और कन्याकुमारी के अंदर जाके कैलकुलेट कीजिए। आपको क्या तीनों जगह अलग अलग वैल्यू देखने को मिलेंगी। क्यों, क्योंकि तीनों की तीनों जगह आपके पास क्या प्रेजेंट है, टेम्परेचर डिफरेंट प्रेजेंट है। अगर टेम्परेचर डिफरेंट रहा होगा तो मोलरिटी की वैल्यू क्या होने वाली, चेंज हो जाएगी। ये मुझे दिखाई दे रहा है ये ज्यादा टेम्परेचर पे है, ये कम पे है, तो मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन एट 60 डिग्री इज लेस देन और मोर देन। सोच के बताना ये आप लोगों के लिए, कमेंट बॉक्स में आप मुझे इसका आंसर बताना। मैंने आपको कंसेप्ट समझा दिया है। मोलर सॉल्यूशन इज मोर कंसंट्रेटेड देन मोलर सॉल्यूशन, और ए मोलर सॉल्यूशन कंटेन 1 मोल ऑफ सोल्यूट इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। बताइए, मैं नहीं बताऊंगा, आप बताओगे मुझे आज। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आप कमेंट बॉक्स में डालोगे, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग कैसे लर्न कर पा रहे हो। समझ रहे हो, अगर पेशेंट की बीमारी ठीक ही नहीं होगी तो डॉक्टर को क्या करना पड़ेगा, अपने मेथड चेंज करने पड़ेंगे ना भाई। तो मुझे भी क्या पता अपने मेथड में थोड़ा सा चेंज में करना पड़ेगा। ये आप ही मुझे बताओगे कि सर हमें कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, अब अपन करते हैं कुछ और क्वेश्चंस, उसके बाद में न्यूमेरिकल्स फिर उसके ऊपर भी आएंगे। अच्छा अच्छा, ये तो नॉर्मलिटी का, उसके अंदर मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, ये बताना बताना क्वेश्चन नंबर 6 का, मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन चेंज विद टेम्परेचर। बिल्कुल चेंज हो जाएगी। मोलरिटी इज इंडिपेंडेंट ऑन द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, डिपेंड करती है, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ इथेनॉल सॉल्यूशन इन विच द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। अच्छा, मोल फ्रैक्शन नहीं पढ़ाई मैंने अभी, रुक जाओ।
कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ NaOH सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय डिसॉल्विंग 2 ग्राम ऑफ NaOH इन 50 ml ऑफ द सॉल्यूशन। देखिए इसी क्वेश्चन की रिस्पेक्ट में बात करेंगे अब। देखिए मुझे मोलरिटी निकालनी है किसकी, NaOH की। किसकी मोलरिटी निकालनी है, NaOH की। कितना ग्राम लिया है उसने, क्या 2 ग्राम ही लिया है, बिल्कुल लिया है। मास लिया है NaOH का, बिल्कुल लिया है NaOH का। NaOH का अब मैं क्या लेके चलूंगा, मोलर मास। तो सोडियम का होता है आपके पास क्या 23, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1, तो टोटल मोलर मास कितना हो चुका आपके पास 40, जिसको मैंने डिसॉल्व किया कितने ml सॉल्यूशन के अंदर, जिसको मैंने किसके अंदर डिसॉल्व किया है आपके पास 50 ml सॉल्यूशन के अंदर, इनटू में तो मोलरिटी कितनी निकल के आई, क्या 1 मोलर ही निकल के आई या नहीं निकल के आई, बोल। हो जाएंगे ये क्वेश्चन। अगले सेशन में अपन और क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू सो मच।